नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और जल्द पूरा देश जन्माष्टमी का त्योहार मनाएगा और इस दौरान देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और कृष्ण लीलाओं की झलक देखने को मिलेगी। लेकिन इस शुभ अवसर को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ गया। आखिर क्यों प्रदेश की मोहन सरकार के एक आदेश पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है और क्यों कांग्रेस को जन्माष्टमी पर विशेष आयोजन होने से आपत्ति है, बताएंगे आपको पूरी खबर विस्तार से। आधुनिक समय में भगवान के इन इतिहास को जीवंत करते हुए सबके बीच में बात पहुंचे, इसका प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। आप शिक्षण केंद्र में अनिवार्य करते हो, फिर एक तरफ आप मदरसों के ऊपर उंगली उठाते हो, तो किस तरह ले जाना चाह रहे हो? जन्माष्टमी से आपत्ति कांग्रेस को क्यों होने लगी? और जन्माष्टमी के बदले में ईद मनाना, तो ईद मनाने के लिए कांग्रेस है ना, ईद मनाए, कौन ने मना की है? ये देश संविधान से चलेगा और इसीलिए संविधान बहुत अच्छा है। संविधान से चला, गोडसे की विचारधारा से नहीं चला। त्योहार दहलीज पर है और इस त्योहार को मनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों को आदेश जारी किया। मोहन सरकार के इस आदेश के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। मोहन सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है तो कांग्रेस संविधान की दुहाई देकर फैसला वापस लेने की मांग कर रही है। कान्हा स्कूलों में फोड़ेंगे मटकी। मोहन पर कांग्रेस बिफी। 26 अगस्त को मध्य प्रदेश के स्कूलों में छात्र छात्राएं कुछ इस तरह कान्हा की वेशभूषा में नजर आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, नंदलाल के जन्मोत्सव को मनाएंगे, क्योंकि मोहन सरकार ने स्कूल कॉलेज को आदेश जारी कर दिया है और कहा है कि जन्माष्टमी पर स्कूल कॉलेज में कार्यक्रम करें, श्री कृष्ण की शिक्षा मित्रता से प्रसंग बताएं, श्री कृष्ण के जीवन दर्शन के बारे में जानकारी दें, स्कूल कॉलेज में व्याख्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, श्री कृष्ण से जुड़े स्थानों पर सांस्कृतिक आयोजन हो, योग विशिष्ट परंपराओं पर भी व्याख्यान कार्यक्रम हो, हमारा गौरवशाली इतिहास सभी वर्गों तक पहुंचा। लेकिन कांग्रेस ने मोहन सरकार के इस आदेश पर आपत्ति जता दी। संविधान की दलील देकर एमपी सरकार के फैसले को गलत ठहराया है और इसी फैसले के आधार पर अन्य धर्मों के त्योहार मनाने की वकालत भी की। जन्माष्टमी के कई आयोजन में हम भी जाते हैं, लेकिन आप शिक्षण केंद्र में अनिवार्य करते हो, फिर एक तरफ आप मदरसों के ऊपर उंगली उठाते हो, तो किस तरह ले जाना चाह रहे हो? तो ये देश संविधान से चलेगा और इसीलिए संविधान बहुत अच्छा है, जिसको सबने एक्सेप्ट करा। संविधान से चला, गोडसे की विचारधारा से नहीं चला। तो बीजेपी भी जवाब में पूछ रही है कि जन्माष्टमी भारत का पर्व है, तो फिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? क्या कांग्रेस को हिंदू त्योहार से परेशानी है? और अगर ऐसा है तो कांग्रेस वाले मथुरा जाना क्यों नहीं छोड़ देते? कन्हैया से एलर्जी करने वाली कांग्रेस पहले राम से एलर्जी करती थी, अब भगवान कृष्ण से एलर्जी कर रही है। चाहे जितनी एलर्जी कर लो, कृष्ण जन्माष्टमी मध्य प्रदेश की धरती पर धूमधाम से मनाई जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी पर स्कूलों को इस आदेश के साथ साथ सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण के आश्रम को तीर्थ स्थल में विकसित करने का ऐलान किया। कृष्ण मथुरा से चल के उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए, मध्य प्रदेश शिक्षा ग्रहण करने आए, तो शिक्षा की महत्ता उनने 5000 सेले भी पहले भी बताई। इससे अच्छा सौभाग्यशाली अवसर कब रहेगा? सीएम मोहन यादव एक के बाद एक भगवान श्री कृष्ण से जुड़े फैसले कर रहे हैं। मोहन यादव के इन फैसलों के खिलाफ कांग्रेस खुलकर विरोध में आ चुकी है। फिलहाल सरकार के इन फैसलों के खिलाफ सियासी शोर थमता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां हाजी शहजाद अली के ताजमहल को समतल कर दिया गया। थाने पर पत्थर चलाने के बाद हाजी अली लाइमलाइट में आया, लेकिन इससे पहले वो छतरपुर में पैरेलल सरकार चलाता था, अपनी खुद की अदालत लगाता था। देखिए हाजी अली की पूरी कुंडली। जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं चलाते, लेकिन हाजी शहजाद अली इस कहावत को भूल चुके थे। अब देखिए साहब, थाने पर हमला करने का अंजाम, तुड़वा बैठे ना अपनी आलिशान हवेली।
कोई दिक्कत थी, परेशानी थी तो पुलिस के पास जाते, कोर्ट में अर्जी लगाते, कुछ भी करते, लेकिन थाने पर पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अब देख लिया ना अंजाम। हाजी साहब, जहां कल तक आपकी आलिशान हवेली हुआ करती थी, 20,000 वर्ग फीट में जो महल आपने खड़ा किया था, अब उसका हाल देख लीजिए। आपका यह महल पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका है। प्रशासन के बुलडोजर ने मिलकर पूरी कोठी को मिट्टी में मिला दिया। कोठी के अंदर 3 लग्जरी गाड़ियां मिली, उन्हें भी तोड़ा गया, बुलडोजर चढ़ाया गया। हाजी शहजाद अली की सल्तनत को मिट्टी में मिला दिया गया है और अब एक एक कर उसकी पूरी कहानी सामने आ रही है। हाजी शहजाद खुद को शाहजहां समझ बैठा था। इलाके में इनका रसूख कैसा था, वो यहाँ के स्थानीय लोगों की जुबानी सुनी। वो एरिया में तो ये तो कहीं से किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं, कांग्रेस में लंबे समय से हैं, कांग्रेस के संरक्षण प्राप्त हैं, कांग्रेस के उसी संरक्षण में न्याय अन्याय अनीति सब करते गए और प्रगति करते गए और इनके हौसले बढ़ते चले गए। बताया तो ये भी जाता है कि हाजी शहजाद अली अपनी पैरेलल हुकूमत चलाता था, नियम कानून की परवाह किए बगैर अपनी खुद की अदालत लगाता था। अंजुमन इस्लामिया का सदर रहते हुए ये लोगों की पंचायत निपटाता था। कांग्रेस के समय में इनके जो लीगल अनलीगल सारे कार्यक्रम थे वो सब चलते रहे, बेधड़क चलते रहे और दहशत के कारण लोग बात थाने तक नहीं पहुंचते। खबर है कि ये कांग्रेस का पूर्व जिला उपाध्यक्ष रह चुका है, मुस्लिम अंजुमन इस्लामिया कमेटी का पूर्व सदर भी है, कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे मुन्ना राजा का काफी नजदीकी रहा है और हाजी शहजाद अली मुख्य तौर पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। हाजी अली का ताजमहल तो फिलहाल प्रशासन के बुलडोजर ने समतल कर दिया है, लेकिन इनकी अकड़ अभी तक गई नहीं है। हम लोगों का कोई रोल नहीं हमारा, और हमारा पूरा मकान तोड़ दिया गया, हमारे पूरे घर वालों को परेशान करा जा रहा और हम भी बुरी तरीके से परेशान है और हमें बदनाम किया जा रहा है कि ये इस तरीके से उपद्रवी करते हैं। ये कोई षड्यंत्र है पुलिस प्रशासन का। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। हाजी अली का हाल भी कुछ ऐसा ही है। खैर, इन्होंने अपनी करतूतों का अंजाम देख लिया है। पुलिस थाने पर पथराव करने के बदले इनके पापों के महल को ढा दिया गया। माना जा रहा है कि ये तस्वीरें उन लोगों के लिए नजीर है जो हाथ में पत्थर लिए घूमते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां 5 साल के लंबे इंतजार के बाद जनता अपनी सरकार चुनेगी, लेकिन इंतजार सिर्फ जम्मू कश्मीर के वोटरों को ही नहीं बल्कि सियासी दलों को भी है। जम्मू कश्मीर के रण में जीत के लिए सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। एक तरफ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेफ्ट का गठबंधन, तो दूसरी तरफ है बीजेपी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। पहले फेज की वोटिंग में 1 महीने से भी कम का वक्त बाकी है, लिहाजा बीजेपी ने इस चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। श्रीनगर से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। उम्मीदवारों, मुद्दों और चुनावी रणनीति को लेकर लगातार मंथन हो रहा है और इसकी कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। अमित शाह ने आज एक्स पर पोस्ट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर निशाना साधा। 370 कश्मीर का झंडा और वहां के स्थानीय समुदाय को लेकर कांग्रेस और एनसी दोनों पर निशाना साधा गया। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के प्रभारी जी किशन रेड्डी और राम माधव के साथ अमित शाह ने बैठक की, जिसमें चुनाव को लेकर लंबी चर्चा की गई। बीजेपी ने राम माधव पर एक बार फिर से भरोसा जाहिर किया है। पिछली बार जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उस वक्त भी इसका क्रेडिट राम माधव को ही गया था, लेकिन अब हालात पिछली बार से अलग हैं। परिसीमन के बाद समीकरण में भी काफी बदलाव आया है। परिसीमन के बाद जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हो गई हैं। जम्मू में बीजेपी की स्थिति पहले से ही बेहतर है, ऐसे में वो कश्मीर में ज्यादा फोकस करना चाहती है। वहीं 2024 के नतीजों से विपक्ष भी उत्साहित है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेफ्ट ने एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इसके लिए दिल्ली में भी कांग्रेस ने अहम बैठक की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। आज सीसी की बैठक चल रही है और माना जा रहा है कि पहले फेज के करीब 9 उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी के हो सकते हैं, उनके नाम पर आज चर्चा होगी और उनके नाम फाइनल कर लिए जाएंगे।
विपक्ष के गठबंधन के बाद बीजेपी अब नए सिरे से नई रणनीति पर काम कर रही है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहा है। जाहिर है ये चुनाव केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि धारा 370 को लेकर जनता की सहमति और असहमति का भी चुनाव होगा। रविंद्र कुमार के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया। और अब बात कोलकाता कांड की। कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है। लेकिन मामले की जांच सीबीआई के पास होने के बाद भी पूरी तफ्तीश कछुए की चाल से आगे बढ़ रही है। वारदात के 5 दिन बाद सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से केस टेक ओवर तो किया था, लेकिन तभी से आरोप लगने लगे थे कि इस केस को ममता सरकार की पुलिस ने पलटने की कोशिश की है। और अब सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी ही स्टेटस रिपोर्ट पेश करके ममता सरकार और कोलकाता पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। कोलकाता केस में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को नहीं किया सपोर्ट। पहले ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से पड़ी फटकार। अब बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 20 अगस्त को स्वतः संज्ञान लेकर आरजीकर कॉलेज की घटना पर सुनवाई की थी। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई और बंगाल सरकार से घटना की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया था। और अब जो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है, उसने डॉक्टर बिटिया के साथ हुई बर्बरता के मामले में कोलकाता पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। रिपोर्ट में सीबीआई ने बताया कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस में मौकाए वारदात से छेड़छाड़ की गई। मामले में लीपापोती की कोशिश की गई। लेडी डॉक्टर का शव मिलने और पुलिस को सूचना दिए जाने के बीच लंबा गैप था। साथ ही शव को पहली बार किसने देखा, इसे लेकर बयानों में विरोधाभास भी। सीबीआई ने अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज किए जाने पर गंभीर सवाल उठाए। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर भी थी कि पूरी बंगाल सरकार केस को दबाने में लगी हुई थी। पूरी सरकारी मशीनरी हत्या को आत्महत्या बनाने पर आमादा थी। इसीलिए सबूतों को नजरअंदाज किया गया। मतलब साफ था, क्राइम सीन पर जब एफएसएल को बुलाया गया तो सभी के बीच ये बात को फैलाई गई कि पीड़िता ने सुसाइड किया था, जिसके कारण एफएसएल ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सबूत जुटाए। कोलकाता में हैवानियत की शिकार हुई लेडी डॉक्टर के पिता ने भी इस केस में चौंकाने वाला बयान दिया था। पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी के शव को लेकर भी अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और साजिश के गंभीर आरोप लगाए थे। परिवार ने भी डॉक्टर बेटी के शव के अंतिम संस्कार को लेकर की गई जल्दबाजी की बात कही थी। क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसमें जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके सब क्या बात है? हम लोग तो इसके बहुत दुख आ गया। भले ही सीबीआई ने अपनी जांच में पहली बार सबूतों से छेड़छाड़ और केस को भटकाने के आरोप लगाए हों, लेकिन 9 अगस्त की रात लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का मामला सामने आने के बाद से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं, जिसने ममता सरकार और कोलकाता पुलिस पर सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, सीबीआई जांच शुरू होने के बाद से ही बीजेपी भी कोलकाता रेप मर्डर कांड में सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगा रही है और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी कर रही है। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। आरजीकर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, सीज होल्डिंग। कोलकाता कांड को लेकर सड़कों पर इंसाफ की मांग हो रही है, राजनीति भी जारी है, लेकिन सवाल यही है कि इन सब के बीच डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा? इस जघन्य अपराध में कौन कौन शामिल है, इसका खुलासा कब होगा? और देश की न्याय व्यवस्था गुनहगार को सजा कब सुनाएगी? स्वामित सेनगुप्ता, कोलकाता, जी मीडिया।
और अब बात यूपी के गाजियाबाद की, जहां फर्जी धर्मांतरण का मामला सामने आया और इस फर्जी धर्मांतरण की जद में आई है एक एमबीबीएस महिला डॉक्टर। पुलिस ने आरोपी को गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अधिनियम 2021 के तहत गिरफ्तार कर लिया। क्या है पूरा मामला और किस तरह लेडी डॉक्टर लव जिहाद के जाल में फंसी, ये रिपोर्ट देखिए। हरी टी शर्ट पहने से शख्स का नाम अब्दुल रहमान है। पेशे से यूनानी डॉक्टर है, लेकिन कारनामे ऐसे कि कट्टर मौलवियों को भी पछाड़ दे। ऐसी कट्टरता के खेल ने फिलहाल डॉक्टर अब्दुल रहमान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। कट्टरता की किताब का यह धर्मांतरण वाला चैप्टर यूपी के गाजियाबाद से सामने आया है, जहां आरोपी ने लेडी डॉक्टर से 6 साल पहले धर्म बदलकर शादी की थी। एक आरोपी है अब्दुल रहमान, जिसे गिरफ्तार किया गया है। जब मामले की पूरी पड़ताल की गई तो पाया गया कि अब्दुल रहमान नामक इस व्यक्ति ने एक हिंदू महिला से 2018 में शादी की थी और वहां पर जाके बताया आज समाज और वैदिक रीति रिवाज से कि उसने अपना धर्म बदल लिया है, अब वो हिंदू हो गया है और उसकी शादी कराई जाए। इस आधार पे उसने वहां पे अपनी शादी की, शादी का रजिस्ट्रेशन भी कराया। यूनानी डॉक्टर अब्दुल पर आरोप है कि 2018 में उसकी मुलाकात नोएडा के अस्पताल में हिंदू महिला डॉक्टर से हुई। पहले अब्दुल ने महिला डॉक्टर के साथ दोस्ती बढ़ाई और फिर महिला डॉक्टर के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। महिला डॉक्टर के घर वालों ने अब्दुल के मुस्लिम होने पर शादी के लिए ऐतराज जताया तो अब्दुल धर्म परिवर्तन कर हिंदू बन गया। अब्दुल रहमान नाम का ये डॉक्टर एक एमबीबीएस युवती से नोएडा में मिला था, जिसके बाद पहले दोस्ती और उसके बाद फिर प्यार और बात शादी तक पहुंची। शादी में रुकावट आने पर अब्दुल रहमान ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और हिंदी रीति रिवाजों को अपनाने की बात कहने लगा, जिसके बाद लड़की शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों शादी कर लेते। कुल मिलाकर इसने केवल शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन की बात वहां पे बताई और कोई भी धर्म परिवर्तन का जो रीति रिवाज है उसको अपने जिंदगी में नहीं लाया। लगातार वो मुस्लिम धर्म के अनुसार ही का अनुसरण करता रहा, नमाज पढ़ता रहा, बेटे की सुन्नत भी कराई, उसका नाम भी वैसे रखा। हर जगह जहाँ प्रैक्टिस करता था वहां भी मोहम्मद अब्दुल रहमान के नाम से ही प्रैक्टिस करता था। तो उसको एक कपटपूर्ण तरीके से यह विवाह उसके द्वारा किया गया था। अब्दुल ने धर्म परिवर्तन का ढोंग रचकर महिला डॉक्टर से धोखाधड़ी से शादी तो कर ली, लेकिन शादी और बच्चे होने के बाद भी उसके अंदर की कट्टरता कम नहीं हुई। महिला डॉक्टर की मां का आरोप है कि अब्दुल अपनी डॉक्टर पत्नी और बेटे के साथ मारपीट भी करता है और उसने दोनों को जलाने की कोशिश भी की। लड़की की मां ने इस पूरे मामले को लेकर थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला अगर आरोपों की माने तो लव जिहाद से भी जुड़ा हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां कल डॉक्टर को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। असम में हिमंता सरकार ने काजियों की छुट्टी करने की तैयारी कर ली है। अब मुस्लिम समुदाय का निकाह काजी की किताब में नहीं बल्कि सरकार के रजिस्टर में दर्ज होगा। इतना ही नहीं, 3 तलाक देकर वैवाहिक रिश्ते को खत्म करने की प्रक्रिया भी सरकारी रजिस्ट्रेशन बिना मान्य नहीं हो सकेगी। हालांकि इस बात को लेकर कुछ लोग नाखुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं सरकार का कहना है कि इससे मुसलमानों के बीच हो रही एक बड़ी गड़बड़ दूर होगी। मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे, आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। असम में अब मियां बीवी हुए राजी तो सरकार बनेगी काजी। जी हां, असम में अब सिर्फ निकाह के कबूलनामे से काम नहीं चलेगा। अब असम में निकाह का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी। हिमंता सरकार ने असम विधानसभा में मुस्लिम विवाह अनिवार्य पंजीकरण और तलाक विधेयक 2024 पेश किया। इस बिल के तहत अब निकाह और तलाक का सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। हालांकि विवाह समारोह के दौरान मुस्लिम रस्मों पर कोई पाबंदी नहीं है, वो पहले की तरह ही जारी रहेंगी। लेकिन पहले की तरह मुस्लिम निकाह में काजी को रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार नहीं रहेगा। आपको बता दें कि असम कैबिनेट इस बिल को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इस बिल के जरिए असम सरकार का मकसद मुसलमानों में बाल विवाह और 3 तलाक की कुप्रथा को रोकना है।
हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे। आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मुद्दा मुसलमानों से जुड़ा है, इसलिए नए कानून का विरोध और इस पर सियासत दोनों शुरू हो गई। Divorce and Marriage Act 1935. We supported that to amend the bill. But if they want to repeal the bill, if they want to erase the bill, then we will protect it. We will fight against this. जो मुस्लिम पर्सनल जो स्पेशल मैरिज एक्ट, इसको अमेंडमेंट करने से वो शरीयत, मुसलमान का जो शरीयत है उसके खिलाफ होगा। नए बिल को समझने के लिए पहले इससे जुड़े पुराने कानून को समझना होगा। दरअसल 1935 के कानून में निकाह और तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन का जिक्र किया गया था। इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक बनाया गया था। यह अधिनियम मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को निर्धारित करता है। साल 2010 में इसमें बदलाव किया गया और रजिस्ट्रेशन को ऐच्छिक न रखकर अनिवार्य किया गया। लेकिन 1935 के कानून में विशेष स्थिति में कम उम्र में भी निकाह करने की अनुमति दी जाती थी। 6 महीने पहले असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया था और अब हिमंता सरकार काजी से अधिकार छीनकर निकाह के रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार है। पुरानी व्यवस्था में बाल विवाह रोकने के लिए कोई निगरानी का सिस्टम नहीं था, लेकिन अब सरकारी रजिस्ट्रेशन की वजह से बाल विवाह पर रोक लग सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।